Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के इस पार्ट 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? ए बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, बी चिंता अर्थात एंजाइटी, सी रोशनी का स्तर यानी लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, या डी अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो साथियों, किसी वस्तु या घटना को चर कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें मापे जाने का गुण होना चाहिए। अगर यह गुण नहीं है तो उसे साइकोलॉजिकल रिसर्च में चर या वेरिएबल की कैटेगरी में हम नहीं रखते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मानव का एक ऐसा गुण है जिसका सही ढंग से मापन संभव नहीं होता है, और इस कारण से इसे हम चर की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, और इस आधार पे यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक शोध में चर किसे कहते हैं? ए जिस वस्तु, घटना तथा चीज का मान परिवर्तित होता रहता है, बी जिस वस्तु, घटना तथा चीज के गुणों का परिमाणात्मक मापन यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट संभव हो, सी जिस वस्तु, घटना तथा चीज के गुणों का गुणात्मक मापन संभव हो, या जिसमें उपयुक्त तीनों गुण हो। तो साथियों, मनोवैज्ञानिक शोध में वेरिएबल के लिए ये तीनों ही गुण आवश्यक होते हैं, और इसलिए यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शोध में शोध डिजाइन यानी रिसर्च डिजाइन का कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। निम्नांकित में से किसे सबसे अनुपयुक्त उद्देश्य माना जाता है? ए शोध समस्या का यथासंभव वस्तुनिष्ठ ढंग से उत्तर देना, बी शोध डिजाइन एक नियंत्रित प्रक्रम यानी कंट्रोल मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है, सी शोध डिजाइन उपयुक्त सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उत्तम अवसर प्रदान करता है, या डी शोध डिजाइन प्रयोगात्मक प्रसरण यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस को बढ़ाता है तथा त्रुटि प्रसरण यानी एरर वेरिएंस को कम करता है। तो मित्रों, शोध डिजाइन के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, रिसर्च क्वेश्चन का सही उत्तर ढूंढना, और दूसरा प्रसरण अर्थात वेरिएंस को नियंत्रित करना। और हम जानते हैं कि रिसर्च डिजाइन एक कंट्रोल मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है, और प्रसरण को नियंत्रित करते समय प्रयोगात्मक प्रसरण को बढ़ाता है और त्रुटि प्रसरण को कम करता है। और इस आधार पे यहाँ पे जो विकल्प सी है वो सबसे अनुपयुक्त उद्देश्य होगा। चौथा प्रश्न है, पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से समस्या यानी रिसर्च प्रॉब्लम में, बी शोध परिकल्पना यानी रिसर्च हाइपोथेसिस में, शोध परिणाम में, या उपर्युक्त तीनों में से किसी में नहीं। तो साथियों, ये जो स्टेटमेंट है पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया में तेजी होती है, ये एक रिसर्च क्वेश्चन का टेंटेटिव सॉल्यूशन है, और हम जानते हैं कि हाइपोथेसिस जो होती है वो शोध की टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, और इस आधार पे यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। साहित्य अर्थात रिलेटेड लिटरेचर की समीक्षा ना की जाए तो क्या होगा? ए अध्ययन की विश्वसनीयता कम हो जाएगी, बी अध्ययन की सार्थकता समाप्त हो जाएगी, सी अध्ययन की वैधता कम हो जाएगी, या डी अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण
दोषपूर्ण हो जाएगा। तो मित्रों, संबंधित साहित्य की समीक्षा से पहले किए गए अध्ययनों की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं होती है। साथ ही यह भी पता चल जाता है कि अब तक क्या ज्ञात रहा है और किसे अब तक जांचा नहीं गया है। इसलिए यदि मनोवैज्ञानिक शोध में साहित्य की समीक्षा न की जाए तो अध्ययन की सार्थकता समाप्त हो जाती है। इस आधार पे यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत होती है ए किसी समस्या से, बी चरों यानी वेरिएबल्स से, सी किसी परिकल्पना से, या डी क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च से। तो साथियों, मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत हमेशा किसी समस्या से होती है और इसलिए यहाँ विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में यदि कोई मनोवैज्ञानिक छात्र के किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान करने के लिए कुछ विशेष नियमों का उपयोग करता है तो उनके शोध को क्या कहा जाता है? एजुकेशनल रिसर्च, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कुछ विशेष नियमों का उपयोग अपने रिसर्च में कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो रिसर्च होगी वो अप्लाइड रिसर्च होगी और इसलिए विकल्प बी यहाँ पे उपयुक्त होगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नांकित में से किसे प्रयोगात्मक शोध यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च, फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च, फील्ड स्टडी, या इनमें से सभी को। तो साथियों, जो क्षेत्र अध्ययन है यानी फील्ड स्टडी वो प्रयोगात्मक शोध की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। क्षेत्र अध्ययन अप्रयोगात्मक प्रकार का शोध है, इसलिए विकल्प बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसे अप्रयोगात्मक शोध यानी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? फील्ड स्टडी, फील्ड एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी, या सर्वे रिसर्च। तो साथियों, यहाँ पे जो विकल्प बी है फील्ड एक्सपेरिमेंट क्षेत्र प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च का अंतर्गत आता है और इसलिए विकल्प बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे प्रयोगशाला प्रयोग शोध लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च की परिसीमा में नहीं रखा गया? ए इसकी परिस्थिति कृत्रिम होती है, बी इस अध्ययन नहीं किया जा सकता है, या डी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसे प्रयोगशाला प्रयोग शोध में संचालन नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च की जो इंटरनल वैलिडिटी होती है वो अधिक होती है और इसलिए यहाँ पर जो विकल्प बी है इनमें इंटरनल वैलिडिटी की कमी होती है, ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं? ए प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थिति में किए गए शोध को क्रिया शोध कहा जाता है, बी वैसे शोध को जिसका उद्देश्य एक सिद्धांत का विकास करना होता है, सी वैसे शोध को जो स्थानीय वातावरण यानी लोकल सेटिंग में किसी समस्या का तात्कालिक समाधान करने के उद्देश्य से किया जाता है, या डी वैसे शोध को जिसका उद्देश्य चरों के बीच सहसंबंध का पता लगाना होता है। तो साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान वैसे शोध को कहा जाता है जो कि स्थानीय वातावरण में किसी समस्या का तात्कालिक समाधान हमें देता है,
और इस आधार पे विकल्प सी यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 12 है, प्रयोगशाला में निम्नांकित में से कौन सा शोध अधिक किया जाता है? फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? तो साथियों, प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा जो है वो फंडामेंटल रिसर्च प्रयोगात्मक शोध की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नांकित में से कौन है? चरों में जोड़ तोड़ यानी मैनिपुलेशन, यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन, सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, प्रयोगात्मक शोध में जो सबसे प्रमुख विशेषता वो है चरों में जोड़ तोड़ करना। तो इस आधार पे विकल्प ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक शोध यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कई विशेषताएं होती हैं, निम्नांकित में से किसे इन विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता है? पहला विकल्प है वर्तमान की घटनाओं का वर्णन और विश्लेषण करना। विकल्प बी है इसके द्वारा चरों के बीच तुलना के विरोधाभास दिखलाया जाता है। सी है इसमें चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। या विकल्प डी इनमें चरों में जोड़ तोड़ करके उसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे जो विकल्प अंतिम है विकल्प डी कि चरों में जोड़ तोड़ करके उसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, ये प्रयोगात्मक शोध में होता है। इस कारण से ये वर्णनात्मक शोध की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा और इस प्रश्न का विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक शोध की प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है? ए, पूर्व अध्ययनों के निष्कर्षों को संपुष्ट करने के लिए या उसके बारे में कुछ प्रश्न उठाने के लिए। बी है जा रहे अध्ययन की एक्सटर्नल वैलिडिटी बढ़ाने के लिए। या फिर डी, पूर्व अध्ययनों की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो मनोवैज्ञानिक शोध में जो रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पूर्व में जो किए गए अध्ययन हैं उनके निष्कर्षों की हम संपुष्टि कर सकें और उसके बारे में कुछ प्रश्न हम उठा सकें, कुछ नए प्रश्न कर सकें। तो इस आधार पे विकल्प बी इस प्रश्न के लिए विकल्प ए पूर्व अध्ययनों के निष्कर्षों को संपुष्ट करने के लिए या उसके बारे में कुछ प्रश्न को उठाने के लिए, विकल्प ए यहाँ पे सही होगा। निम्नांकित में से किसे इसकी विशेषता के रूप में समझा जाएगा? ए, इस विधि में एक नियंत्रित परिस्थिति होती है। बी, इस विधि से प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण संभव है। सी, इस विधि में प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन का गुण होता है। या डी, उपर्युक्त सभी को। तो साथियों, वैज्ञानिक विधि में ये तीनों ही गुण मौजूद होते हैं और इस कारण से विकल्प डी उपर्युक्त सभी को सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, मनोविज्ञान में सिद्धांतों के विकास के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किए जाते हैं क्योंकि वे वास्तविक परिस्थिति में ठीक ढंग से घटनाओं की व्याख्या नहीं करते हैं। बी, वैज्ञानिक शोध को एक समस्या समाधान विधि के रूप में अधिक तथा ज्ञानवर्धन के रूप में कम समझा जाता है। सी, मानव कल्याण में प्रयुक्त शोध यानी अप्लाइड रिसर्च मूल शोध से अधिक गुणकारी होता है। या डी, वैज्ञानिक शोध में कॉज इफेक्ट रिलेशन की पुष्टि हमेशा होती है।
तो साथियों यहाँ पे जो विकल्प संख्या डी है कि वैज्ञानिक शोध में कॉज इफेक्ट रिलेशन की पुष्टि हमेशा होती है, ये आवश्यक नहीं है। कई बार परिस्थितियां आती हैं कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित नहीं हो पाता है और इस कारण से जो है कौन सा असत्य है, तो विकल्प डी यहाँ वैज्ञानिक शोध यानी साइंटिफिक रिसर्च की कई विशेषताएं होती हैं। निम्नांकित में से किसे इन विशेषताओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है? ए, यह क्रमबद्ध होता है। बी, यह नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड होता है। सी, यह आनुभविक होता है। या यह ज्ञानोमुखी यानी नॉलेज ओरिएंटेड होता है। तो साथियों यहाँ पे जो विकल्प डी है वो वैज्ञानिक शोध के लिए जो है आवश्यक नहीं है, उसकी विशेषता में शामिल नहीं है कि वैज्ञानिक शोध ज्ञानोमुखी होना आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 19 है, जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च का, फंडामेंटल रिसर्च का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का? तो जोड़ तोड़ करना जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का हमेशा भाग होता है और इस कारण से विकल्प डी यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 20 है, प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता है? ए, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन की। बी, जोड़ तोड़ अर्थात मैनिपुलेशन की। सी, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग की। या डी, इनमें सभी की। तो प्रयोगात्मक शोध में इन सारी ही प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है और इस कारण से विकल्प डी सभी की सही होगा। अगला प्रश्न है, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है क्या कहेंगे? दार्शनिक शोध यानी फिलोसॉफिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध यानी हिस्टोरिकल रिसर्च, या मिथिहासिक शोध, या फिर डी, विषय विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस। तो साथियों जो शोध अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है उसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। और अगला प्रश्न है, मान्यताएं यानी बिलीफ निर्मित करने का आधार क्या है? ए, देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कल्चरल बैकग्राउंड। बी, यूनिवर्सिटीज। सी, जातियों की विशिष्ट विशेषताएं। या डी, उपर्युक्त सभी। तो मित्रों जो मान्यताएं निर्मित करने के लिए ये तीनों ही आधार जो है आवश्यक होते हैं और इसलिए यहाँ पे विकल्प डी, उपर्युक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? फिलोसॉफिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या इन सभी को? तो साथियों लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या ट्रेंड स्टडी जो है वो ये सभी जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आती हैं और इनको हम डेवलपमेंट रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। और इस कारण से जो विकासात्मक शोध के अंतर्गत जो यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है उसके लिए विकल्प सी यहाँ पे विवरणात्मक शोध सही होगा। प्रश्न संख्या 24 है, एक रद्द परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस है। ए, जब चरों के बीच कोई भिन्नता ना हो, when there is no difference between the variables। बी, शोध परिकल्पना के समान यानी the same as research hypothesis। सी, प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव नेचर। या डी, जब चरों के बीच में भिन्नता हो, when there is
डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल। तो साथियों, नल हाइपोथेसिस जो होती है कि जब चरों के बीच में कोई भिन्नता ना हो, और इसलिए यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? ए, समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोत खोजना। बी, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना। सी, समस्या की पहचान करना। या डी, समस्या का समाधान ढूंढना। तो शोध प्रक्रिया का प्रारंभ का जो पहला चरण है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम यानी समस्या की पहचान करना है, और इसलिए विकल्प सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी को, प्रयोग को यानी यूजेबिलिटी को, सी, वस्तुनिष्ठता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी को, या उपयुक्त सभी को। तो अनुसंधान या अन्वेषण में इन तीनों को ही प्राथमिकता दी जाती है, और इस कारण से बार खोज करना यानी सर्चिंग अगेन एंड अगेन। बी, किसी समस्या का समाधान ढूंढना। सी, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को खोजने के लिए यानी वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शोध के लिए जो सबसे सही विकल्प है कि किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को खोजना। तो यहाँ पे विकल्प सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग से ज्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा? बेसिक रिसर्च का, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब शोधकर्ता प्रबंधकीय ढंग से ज्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली कौन सा होगा इस प्रकार का अगर शोध कर रहा है तो यह शोध एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है, और इस कारण से विकल्प बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं ए, दो चरों के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए। बी, प्राकल्पना का परीक्षा करने के लिए। सी, दो चरों के बीच में अंतर जानने के लिए। या बहुत से चरों के बीच में अंतर जानने के लिए। तो कारक विश्लेषण का उपयोग हम दो से अधिक चरों के बीच में होगा। प्रश्न संख्या 30 है, शोध सदैव है पूर्व ज्ञान का सत्यापन यानी वेरीफाई द ओल्ड नॉलेज। बी, नूतन ज्ञान की गवेषणा एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज। सी, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज। या डी, उपर्युक्त सभी। तो शोध जो है ये तीनों ही विकल्प शोध के लिए सही हैं, और इस कारण से विकल्प डी यहाँ पे उपर्युक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं उसे कहा जाता है? ए, व्यावहारिक शोध यानी अप्लाइड रिसर्च। बी, क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च। सी, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्षेत्रीय अध्ययन के समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करना ये अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है, और इस कारण से विकल्प ए यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 32 है,
क्रियानिष्ठ शोध का भाव है? ए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, बी अप्लाइड रिसर्च, सी एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया है, या डी सामाजिक आर्थिक ध्येय से की गई शोध। तो क्रियानिष्ठ शोध का भाव जो है वो मुख्य रूप से समाधान के लिए प्रारंभ किया गया है से है। तो इस कारण से प्रश्न 32 का जो विकल्प सी है वो उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, फिनोमिनोलॉजी शब्द निम्नलिखित में की प्रक्रिया से संबंधित है? क्वालिटेटिव रिसर्च से, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से, कोरिलेशन स्टडी से, या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से यानी संभाविता के प्रतिचयन से। तो फिनोमिनोलॉजी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आती है और इस कारण से इसके लिए विकल्प ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया। उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा वर्णनात्मक सर्वेक्षण के रूप में यानी डिस्क्रिप्टिव सर्वे के रूप में, प्रयोगात्मक शोध के रूप में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या सी व्यक्तिगत अध्ययन के रूप में, या फिर डी न जाति वर्णन के रूप में इथनोग्राफी के रूप में। तो यहाँ पे 2 औषधियों की जो है वो प्रभावशीलता देखनी है। तो इस कारण से यहाँ पे जो शोध होगा वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। 2 औषधियाँ जो हैं वो स्वतंत्र हैं और इनका प्रभाव हमें देखना है। तो इसके लिए शोधकर्ता प्रयोगात्मक शोध करेगा और यहाँ पे विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न है, शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है? या डी आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात जो स्टेप आती है उसमें सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल यानी शोध उपकरण का चयन आता है और इस कारण से विकल्प सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, विशेषज्ञों का ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ। इस प्रक्रिया को कहा जाता है? सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस या सिंपोजियम। तो छात्रों इस तरह के जो समूह एकत्रित होते हैं वहां पर जो उसे हम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं और इस कारण से विकल्प सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके इस शोध को वर्गीकृत किया गया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, सैंपल सर्वे में, फंडामेंटल रिसर्च में या अप्लाइड रिसर्च में। तो छात्रों जो न्यूटन के गति के मूल सिद्धांत हैं वो फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आते हैं और इस कारण से यहाँ पे विकल्प सी मूलभूत शोध के रूप में सही होगा। प्रश्न संख्या 38 है, एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है केवल प्राथमिक आंकड़े, या बी केवल द्वितीयक आंकड़े, या सी प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक शोध पत्र के शोध कार्य में रिपोर्ट करते समय जो है हमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही प्रकार के आंकड़ों को लेना पड़ता है आवश्यकता अनुसार और इस कारण से विकल्प सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध को नैतिक नहीं समझा जाता है यदि वह एक विशेष बात को सिद्ध करने की चेष्टा करता है, बी उत्तरदाता की गोपनीयता या अज्ञेयता सुनिश्चित नहीं करता है, सी आंकड़ों की वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करता है, या उपयुक्त सभी।
तो छात्रों, अगर ये तीनों ही गुण किसी शोध में नहीं है तो हम उसे नैतिक नहीं कह सकते हैं, और इस कारण से यहाँ पे अंतिम विकल्प डी सही होगा। अंतिम प्रश्न है, शोध का उपकरण निम्नांकित में से क्या है? रेखाचित्र यानी ग्राफ, दृष्टांत इलिस्ट्रेशन, प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर, या आरेख डायग्राम। तो शोध उपकरण के रूप में हम मुख्यतः प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, और इस कारण से विकल्प सी यहाँ पे सही है। तो साथियों, ये एजुकेशनल रिसर्च पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला थी। जल्द ही आपसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।